Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA Rahul Agarwal Classes. फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड कराया था। जो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं उसमें इनडायरेक्ट मेथड हमने ऑलरेडी कर लिया। आज की क्लास में हम लोग एक तो डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे आईसीआई स्टडी मटेरियल में से, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, एक काम करता हूं, ऑपरेटिंग का डायरेक्ट मेथड बताने से पहले जो सिंपल है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये दोनों निपटा लेते हैं पहले। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। अब उससे कैश फ्लो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। देखिए, आप मेजरली तीन ही हेड मानो, सिर्फ तीन हेड मेजर होते हैं इसमें, बाकी और कुछ नहीं। जैसे ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट मेथड में 6 स्टेप्स थे ना, यहां पर तीन है बस। और वहां तो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है कि पहले स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2, फिर नॉन कैश आइटम, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हटाना, फिर इन्वेस्टिंग हटाना, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। यहाँ ऐसा फॉर्मेट सीक्वेंस नहीं है कुछ भी, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, पहले सेल लिख दो फिर परचेज लिख दो, चलेगा। तो तीन मेजर हेड में से पहला है परचेज ऑफ नॉन करंट असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स या अदर असेट्स। अदर असेट्स मतलब जो भी कैश इन कैश इक्विवेलेंट ना हो, उनको खरीदना, उन असेट्स को बेचना। मैं नॉन एनसीए मतलब नॉन करंट असेट, तो नॉन करंट असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, फिर उनको बेचना और उनसे होने वाली इनकम मतलब इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड। अब इसमें पहले ये देख लो, पैसा किसमें इनफ्लो हो रहा है और किसमें आउटफ्लो हो रहा है। अब परचेज करा, पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा, तो माइनस में लेना होगा ये। सेल करा, सेल में तो इनफ्लो ही हो रहा है, तो पैसा आएगा। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये सब हमें क्यों रिसीव हो रहे होंगे? हमें इंटरेस्ट क्यों रिसीव हो रहा होगा? हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, किसी को लॉन्ग टर्म लोन दिया होगा, ठीक है, उसकी वजह मतलब हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इस वजह से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। ऐसे डिविडेंड क्यों रिसीव हो रहा है? हमने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। रेंट क्यों रिसीव हो रहा है? हमने बिल्डिंग किराए पर चढ़ा रखी है, मतलब हम कोई रियल एस्टेट का काम नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट एक, जैसे मैंने कहा कि हमने एक बिल्डिंग ली और एक फ्लोर पर हम काम कर रहे हैं और दूसरा फ्लोर हमने किराए पर चढ़ा दिया। हमारा ये मेन बिजनेस नहीं है, क्योंकि अगर मेन बिजनेस ही ये होता रेंट रिसीव करना, तो फिर वो इन्वेस्टिंग में ना आकर फिर तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगा। तो इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये इसकी इनकम। तो देखा जाए मोटा मोटा तो बस ये तीन ही एक्टिविटी है, मतलब इन्वेस्टिंग में सिर्फ ये तीन स्टेप्स ही होंगे। परचेज करना नॉन करंट एसेट्स वगैरह को, सेल करना, और उनसे होने वाली इनकम। और उनसे होने वाली इनकम मेजरली यही तीन होती है। ठीक है, आप देखो कि 99% यही तीनों में ही घूम रहे होंगे, इन्वेस्टिंग से होने वाली इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या थी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है पैसे को अरेंज करना बिजनेस चलाने के लिए, उसको फिर रीपे करना और उससे रिलेटेड कॉस्ट, यही सब था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले पैसे को अरेंज करना, कैसे अरेंज कर सकते हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन टेकन, कोई भी एक तरीका अपना के पैसा अरेंज हो सकता है। उनको वापस करना, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन। पहले पैसा अरेंज किया, फिर उसे वापस करना,
और उससे होने वाली कॉस्ट, जो जनरली आप देखोगे इंटरेस्ट डिविडेंड पेड ही है होता है मेनली, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम, और अगर माइनस में आया तो यूज्ड इन, ये मैंने उसमें नहीं बताया, मैं सॉरी, उसमें इन्वेस्टिंग में भी ऐसे ही आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। वहां पर अगर प्लस में आंसर आया तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, माइनस में आंसर आया आपका तो कैश यूज्ड इन, क्योंकि उसमें तो पैसा आपका गया ज्यादा है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऐसे यहाँ पर फाइनेंसिंग का कैश फ्लो फ्रॉम अगर पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव आता है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझ में आया? पैसे का अरेंज करना, उन्हें रीपे करना और उससे होने वाली कॉस्ट। तो लोन लोन की कॉस्ट क्या होगी? लोन वगैरह या पैसे अरेंज करने की क्या कॉस्ट होगी? इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना, मेनली तो यही होगी। समझ में आ गया? तो मैंने ये तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन्वेस्टिंग, बस वो तीन याद कर लो, ऐसी फाइनेंसिंग में ये तीन हो गए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के डायरेक्ट मेथड की। आप लोगों ने इनडायरेक्ट मेथड ऑलरेडी पढ़ा था लास्ट वीडियो में। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग सब कुछ रिवर्स करते हैं, जो ऑपरेटिंग नहीं होता वो लेते हैं, जिससे कि रिमेनिंग बच जाए ऑपरेटिंग वाला। लेकिन अब कौन सा मेथड है? डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो ऑपरेटिंग को बस उसकी चिंता करो, बाकी सब छोड़ दो। ऑपरेटिंग होता क्या था? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। जो रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है, प्लस एक और चीज थी, वो एक्टिविटीज जो ना इन्वेस्टिंग हो और ना फाइनेंसिंग हो, वो भी ऑपरेटिंग में आती हैं। अब रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग में क्या ले मेजरली, तो देखो, जो रेवेन्यू हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब हमारी जो सेल हो रही है वो, और उससे रिलेटेड सब खर्चे, वो सब माइनस कर देंगे, तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। तो हम जब बात करें हमारे रेवेन्यू की, मतलब सेल की, अब सेल चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? कैश फ्लो। तो कौन सी सेल लेंगे? टोटल सेल ले लें। सेल दो टाइप की होती है, एक कैश सेल, एक क्रेडिट सेल। क्या दोनों चलेगी? नहीं, सिर्फ कैश सेल। बट सेल तो हम क्रेडिट पे भी कर रहे हैं, तो क्या उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी हिट ही नहीं होगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं आएगा उसमें? आएगा। क्रेडिट सेल जब हमने करी तब तो वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नहीं है, लेकिन बाद में डेटर पैसे तो देगा, तो जब डेटर पैसे देगा तब वो किस में आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में। अभी नहीं आ रहा बेचते वक्त, लेकिन पैसा बाद में तो आएगा, उस टाइम लिख लेंगे उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में। तो मतलब क्या क्या हुआ? एक तो कैश सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और क्रेडिट सेल नहीं हो सकती क्योंकि कैश का फ्लो नहीं हो रहा, तो उसकी जगह क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, दोनों प्लस में ही लिखेंगे, पैसा आ रहा है दोनों में। ये हमारा रेवेन्यू हुआ। अब इससे रिलेटेड खर्चे, मतलब जो हमने परचेजेस वगैरह करी, एक तो परचेजेस भी दो टाइप की होती है, एक कैश परचेज, एक क्रेडिट परचेज। कैश परचेज तो डायरेक्टली आ जाएगी, कोई बात नहीं, सामान जो हमने खरीदा, क्योंकि उसमें तो आउटफ्लो दिख रहा है, साफ साफ हो रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। बट क्रेडिट परचेज पे तो फिलहाल नहीं हो रहा, बाद में होगा, क्रेडिटर को जब बाद में सेटलमेंट करेंगे। तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स। और यहां पर कैश का मतलब प्लीज कैश नहीं है, कैश इंक्लूड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वरना आप कहो तो मैं लिख दूं पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अब जो बचे हुए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि रेवेन्यू को प्रोड्यूस करने में ऐसा नहीं है, जैसे सामान अगर हम बेच रहे हैं तो बस ये नहीं है कि खरीद के लाना है और कोई काम ही नहीं है, इसके अलावा और भी तो एक्टिविटीज होंगी जो ऑपरेटिंग में फिट बैठ सकती हैं। जैसे हमने अपने एम्प्लॉयज रख रखे होंगे, उनको सैलरी पे कर रहे होंगे, फैक्ट्री है तो लेबर रख रखी होगी, उनको वेजेस पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हो सकते हैं, ऑफिस एक्सपेंस होंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा होगा,
तो पेमेंट ऑफ सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वैसे भी जो भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है वो तो ऑपरेटिंग है ही ना। तो क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल, सैलरी, टेलीफोन का बिल, ऑडिट एक्सपेंसेस, ये सब कुछ। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा, ये सब कुछ आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और लास्ट में टैक्स पेड, जो भी टैक्स की पेमेंट हुई, एक्चुअल पेमेंट, क्योंकि हम तो कैश फ्लो देख रहे हैं, तो जो भी आउटफ्लो हुआ वो आ जाएगा। अब जो भी आंसर आया उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बताइए, समझ में आया आप लोगों को ये? तो ये होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, डायरेक्ट मेथड किसका? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इसमें मुझे आपको दो तीन लेजर समझाने हैं। जैसे मैंने आपको यहां पर बोला कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब होता क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर क्वेश्चन में ऐसा इतना इजी तरीके से नहीं दे रखा होता कि ये लो जी कैश रिसीव इतना हुआ है डेटर से। हो सकता है हमें इसका लेजर बनाना पड़ जाए। ऐसी क्रेडिटर के केस में भी हो सकता है और ऐसी एक्सपेंसेस के केस में भी हो सकता है। तो तीनों का लेजर मुझे पता है आप लोगों को ऑलरेडी वो लेजर आता होगा, बट कोई बात नहीं, हम रिवाइज कर लेते हैं लेजर बनता कैसे। देखिए, क्योंकि वरना हम निकाल नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में पेमेंट कितनी हो रही है या कितनी मिल रही है। डेटर का लेजर कैसे बनता है? डेटर्स अकाउंट। डेटर को वैसे तो ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में दोनों चीज होती है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर क्या है हमारा? असेट या लाइबिलिटी? असेट है। असेट के बैलेंसेस डेबिट होते हैं, सॉरी, टू बैलेंस बीडी। ये आ गए हमारे ओपनिंग डेटर्स। ओपनिंग डेटर इधर है तो क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी में होंगे। ये हो गए हमारे क्लोजिंग डेटर्स। ठीक है, अब डेटर को हमने सामान बेचा, क्या एंट्री बनेगी? क्रेडिट पर सेल करा ना, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आती है सबको। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो भी हमने इस साल के दौरान क्रेडिट सेल करी। अब क्रेडिट पर क्या आ सकता है? देखिए, वैसे तो जब पैसे मिलेंगे डेटर से तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, तो डेटर क्रेडिट होगा बाय कैश। बट कई बार क्या है, और कुछ भी हो सकता है डेटर के साथ। जैसे हो सकता है हमने इसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, बाय डिस्काउंट अलाउड। बैड डेट हो गया हो, सेल्स रिटर्न कर दी हो उसने। इन वजह से भी तो हमारे डेटर कम हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर बाय चांस क्वेश्चन में दे रखा है तो ये सब आएगा। फिर लास्ट में जो बचेगा बाय कैश अकाउंट, रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर से कितना पैसा रिसीव हुआ, ये हमारा इधर आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को डेटर अकाउंट? तो ऐसा हो सकता है आपको कैश सीधा रिसीव कितना हो रहा है डेटर से ये ना देकर बाकी चीजें दुनिया भर की दे दे, तो आपको दिस साइड माइनस दिस साइड करके बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ सकती है। ठीक है, डेटर के बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, बिल्कुल इसका उल्टा बनेगा। तो बाय बैलेंस बीडी, साल के शुरू में कितने डेटर है, तो सॉरी क्रेडिटर है। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स आ गए। हमने सामान खरीदा क्रेडिटर से, क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर क्रेडिट होते हैं बाय परचेसेस।
जो भी हमने उनसे क्रेडिट पर सामान खरीदा होगा। अब क्रेडिटर कम हो सकते हैं। कम क्यों होंगे? हो सकता है हमें उनसे डिस्काउंट रिसीव हो रखा हो, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल गया तो भी तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे। हो सकता है हमने उनका सामान वापस कर दिया हो, टू परचेज रिटर्न। और जो लास्ट में बचेगा वो टू कैश अकाउंट, हमने एक्चुअल में उनको पेमेंट कितनी करी है, ये आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है? एक रफ आइडिया दिया। मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट्स को ये तो डेटर क्रेडिटर ये सब बनाने आते ही होंगे। ऐसे ही होता है एक्सपेंस अकाउंट, ये भी आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, एक्सपेंस अकाउंट। अब एक्सपेंस में क्या है? वैसे तो एक्सपेंस नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर का होने की वजह से ये P&L में चला गया होगा, पिछले साल का सारा तो खत्म हो गया होगा। इसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं होते एक्सपेंसेस के। एक्सपेंस तो P&L, भाई असेट लाइबिलिटी कैपिटल बैलेंस शीट में तो यही बचता है। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस तो सब P&L में जाकर खत्म हो जाते हैं, प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड थोड़ी ना होता अगले साल। लेकिन हाँ, अगर वो एक्सपेंस प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग बन जाए तो वो असेट या लाइबिलिटी की शेप ले लेगा। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? असेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? लाइबिलिटी। तो वो अगर असेट या लाइबिलिटी बन गया तो आएगा ही। तो वही मैं कह रहा हूं, जैसे एक्सपेंस अकाउंट अगर हमारे को बनाने को आए, अब एक्सपेंस डेबिट में ओपनिंग बैलेंस, डेबिट का मतलब क्या है? असेट। असेट के बैलेंसेस डेबिट, तो प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे। तो टू बैलेंस पीडी, ये क्या है? प्रीपेड इन बिगिनिंग। बिगिनिंग में जो प्रीपेड दे रखा होगा वो इधर आ जाएगा, एडवांस वाला। तो इसके ऑपोजिट साइड पे टू बैलेंस सीडी, ये हो गया प्रीपेड एट एंड। ये एंड में प्रीपेड आ गया। बाय बैलेंस बीडी, आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग, जो बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है वो इधर आ जाएगा। टू बैलेंस सीडी, आउटस्टैंडिंग एट एंड। लाइबिलिटी होती है ना, इसलिए क्रेडिट। अब एक्सपेंस की आपने पेमेंट करी तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये पेमेंट वाला आ गया। एक्सपेंसेस कहां ट्रांसफर होते हैं? ट्रेडिंग P&L में। तो कंपनी के केस में P&L में ही होते हैं, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो हो सकता है ये सब कुछ आपको दे दे और ये चीज मिसिंग हो, तो दिस साइड माइनस दिस साइड करके आपको ये निकालना पड़ सकता है। समझ में आ गया? तो मैंने इसलिए एक बार आपको लेजर्स रिकॉल करवा दिए, क्योंकि बाय चांस क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन पूरी गिवन ना हो, तब उस केस में ये करना पड़ सकता है। अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के डायरेक्ट मेथड का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से। अच्छा, ये पेज नंबर 4.107 पर इलस्ट्रेशन 10th है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन तो यहां नहीं दिखा सकता कॉपीराइट की वजह से, तो आप लोग आईसीआई बीओएस पोर्टल पर जाकर ये डाउनलोड कर सकते हो सकता है किसी के पास बुक भी ऑलरेडी अवेलेबल हो तो वहां से देख लेना, वरना आपको ये ऑनलाइन मिल ही जाएगा। इंस्टीट्यूट की साइट पर दे रखी है, आराम से इजीली डाउनलोड करो और वहां पर क्वेश्चन है पेज नंबर 4.107, इलस्ट्रेशन नंबर 10। देखिए, given below are the relevant extracts of the balance sheet and the statement of P&L of ABC Limited along with additional information। ये हमें बैलेंस शीट गिवन है और नीचे P&L अकाउंट बना रखा है। पहले ओवरव्यू ले लेते हैं क्वेश्चन का, फिर इसके बाद एप्रोप्रिएशन है, फिर नीचे नोट्स टू अकाउंट्स है, कंप्यूट, हमसे बोला है कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है। तो आज तो हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, बस उसको ध्यान रखते हुए चलो, क्योंकि इसमें तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी हो जो हमारे काम की है ही नहीं। ठीक है, हमने पढ़ा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में जैसे सेल वगैरह आती है, एक तो कैश सेल और एक कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, तो ये सब रेवेन्यू और खर्चे, ये सब आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे या पीएनएल में मिलेंगे? पीएनएल में। तो आइए पीएनएल में चलते हैं। पीएनएल में सबसे पहले दे रखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4150 रुपीज इन लैक्स है। तो 4150 हमें दे रखा है। अब क्या ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है? कोई नोट में इसके आगे कोई नोट नंबर तो है नहीं, तो हमें पता नहीं ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है। अच्छा, क्या बैलेंस शीट में डेटर्स है? चेक करिए। सॉरी, करंट एसेट्स दे रखा है। करंट एसेट्स में बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं, डेटर्स। इसका मतलब क्रेडिट सेल तो इनके यहाँ होती है। और डेटर्स चेंज भी हो रहे हैं ना, साल के शुरू में 250 थे, फिर 400 हो गए, तो क्रेडिट सेल ही होगी। इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं, जो भी ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ये क्या है? क्रेडिट सेल्स है, क्योंकि हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैश की कितनी और क्रेडिट की कितनी। टोटल सेल्स क्रेडिट हो गई, तो कैश सेल तो कुछ नहीं हुई। हमें क्या निकालना है कि डेटर से कैश कितना रिसीव हुआ। ठीक है, आपके पास ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। इस साल क्रेडिट सेल कितनी हुई? 4150, ये भी है अवेलेबल। और कोई इंफॉर्मेशन है कि कितना डिस्काउंट दिया, बैड डेट्स हुए, या कोई हमने सेल्स रिटर्न करी हो? कोई और चीज नहीं दे रखी। देखो, अब आप चाहो तो इसका ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट भी बना सकते हो। मैं एक का बना के दिखा देता हूं। जैसे अगर आप ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बनाओगे, इसका ट्रेड रिसीवेबल असेट है तो डेबिट बैलेंस होगा। सबसे पहले आएगा टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है ट्रेड रिसीवेबल का? 250। ठीक है, ऊपर लिख देंगे रुपीज, अमाउंट इन लैख लिख रहे हैं हम। तो 250 साल के शुरू में बैलेंस सीडी, साल के एंड में कितना हो गया? 400। पहले 250 गिवन है, फिर 400। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इस साल क्रेडिट सेल कितनी हुई? 4150। सेल करके डेटर और बढ़े होंगे, तो टू सेल्स 4150, 4400। इधर भी 4400 आना चाहिए। तो ये क्या निकल के आ गया? बैलेंसिंग फिगर आ गई कि हमें डेटर से पैसा इस साल कितना रिसीव हुआ है, बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया? अदरवाइज अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो डेटर ये अकाउंट बनाने की सब चीजों में जरूरत नहीं है, आप यही प्लस माइनस कर कर दिखा सकते हो। ठीक है, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना हो गया? 4000। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम इसमें देख रहे हैं हम पी एंड एल में, अदर इनकम फोर्थ पॉइंट। अब अदर इनकम में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है। ये कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग। हम तो ऑपरेटिंग निकाल रहे हैं, इग्नोर कर दो। फिर टोटल दे रखा है। एक्सपेंसेस में पहला है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये भी ऑपरेटिंग है। अब ये परचेज कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है? नहीं मेंशन कर रखा। लेकिन आपको करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स गिवन है। ट्रेड पेबल देने का मतलब ही क्या है कि क्रेडिट परचेजेस हुई है इनके यहाँ, तो इसका मतलब सारी परचेजेस को क्या मान लेते हैं? क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका अकाउंट बनाओ। एक में एक काम करते बना ही लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो कम से कम आपको समझ में आए। ट्रेड पेबल अकाउंट, ट्रेड पेबल असेट है या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। ट्रेड पेबल साल के शुरू में 230 के, साल के एंड में
250 दे रखे हैं। परचेजेस कितनी थी इस बार पी एंड एल में चेक करना, 2400। परचेज करके लाइबिलिटी और बढ़ेगी हमारी, उधार पे खरीदेंगे तो बाय परचेजेस कितना है ये, 2400। तो ये हो गया 2630। ये हमारी निकल के आ जाएगी टू कैश अकाउंट, कितनी पेमेंट हुई है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये हमारी कैश पेमेंट आ जाएगी जो कि आ रही है 2380। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट हुई है, 2380 की। अब पेमेंट हुई है तो पैसा गया होगा, माइनस में लिखना पड़ेगा। आया समझ में? नेक्स्ट है फिर चेंज इन इन्वेंट्री। ये तो इसमें तो कोई फ्लो नहीं हो रहा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही तो है। सैलरी वगैरह नहीं देंगे तो लोग, हम बिजनेस कैसे करेंगे, लोग हमारे यहाँ काम नहीं करेंगे तो हम बिजनेस कैसे करेंगे। तो सैलरी देना कौन सी एक्टिविटी हुई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या ये डायरेक्टली लिख सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस? देखिए, जब हम लाइबिलिटीज को ध्यान से देखते हैं तो लाइबिलिटीज में अदर करंट लाइबिलिटी नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 पढ़ना जरा आप। नोट नंबर 2 में हमें आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख रखा है, लिख रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पेमेंट अभी पूरी नहीं हुई, कुछ बाकी है, आउटस्टैंडिंग हो गया ना, तो हमने टोटल पेमेंट नहीं की। देखो, पी एंड एल में तो खर्चा पूरा ही आ जाएगा क्योंकि अक्रूवल बेसिस होती है। अक्रूवल बेसिस के हिसाब से पूरे पीरियड का रिकॉर्ड करना है आपको, वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट। तो रिकॉर्ड यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पूरा हो गया होगा 800, बट पेमेंट कहाँ हुई है, पूरी बची हुई है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कैश का फ्लो कितना हुआ, तो उसमें कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं, उसका इंपैक्ट हटाना पड़ेगा। तो हम बना सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट का लेजर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। आप एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद आपको इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप वहीं प्लस माइनस करके दिखा सकते हो। अब जैसे ये लाइबिलिटी में गिवन है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस बीडी। वेजेस आउटस्टैंडिंग साल के शुरू में कितने गिवन है, 40। साल के एंड में कितने गिवन है, 50। ठीक है, कितना खर्चा पीएनएल में गया, 800 रुपए। पीएनएल में एक्सपेंस ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, पीएनएल के कौन से साइड पे आते हैं एक्सपेंस, डेबिट में। पीएनएल डेबिट टू एक्सपेंस होता है, मतलब तो एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे हम लेजर में, क्या लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कितना, 800 रुपए। तो यहाँ 840, 840 मतलब 790 टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट निकल के आ गया हमारा पेमेंट वाला। तो पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितने का है, 790। समझ में आया? सॉरी। नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन तो नॉन कैश होता है, पीएनएल में देख रहे हैं हम लोग, डेप्रीसिएशन नॉन कैश होता है। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट तो वैसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इग्नोर कर दो। अदर एक्सपेंसेस है 200। अदर एक्सपेंस डायरेक्ट होंगे, अगर कुछ ये ऑपरेटिंग होंगे, अगर कुछ नहीं बता रखा तो, क्योंकि ऑपरेटिंग का दायरा बहुत बड़ा है, जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ना हो वो ऑपरेटिंग है। अब अदर एक्सपेंसेस के लिए नीचे फिर वही नोट्स टू अकाउंट्स में जब हम नोट नंबर 2 पढ़ें तो लिखता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो वो जो ऊपर खर्चे हैं अदर एक्सपेंसेस वो पूरे पे नहीं हुए, उसमें से कुछ आउटस्टैंडिंग बन गए जो नीचे लाइबिलिटी साइड में शो हो रहे हैं।
तो उसका इम्पैक्ट हटाना पड़ेगा। तो बनाइए एक्सपेंस अकाउंट। अब नाम तो दे नहीं रखा तो एक्सपेंस अकाउंट ही लिख देते हैं उसको। लाइबिलिटी में शो हो रहे हैं तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो बाय बैलेंस बीडी कितना है 10, साल के एंड में 20। पी एंड एल में कितना गया है 200। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 200, तो ये आ गया 190 टू कैश अकाउंट। इतने की इस साल पेमेंट हुई है। ठीक है, पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 190। ठीक है, समझ में आ गया। और तो कुछ दे नहीं रखा। अच्छा एक और है, इसके बाद आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स 200 रुपए। टैक्स की बात कर रहा है। अब टैक्स, टैक्स भी तो एक तरीका देखा जाए हमारा एक्सपेंस ही है। टैक्स भी एक तरीके से एक्सपेंस ही है, तो बिल्कुल इस तरीके से इसका भी लेजर बनेगा। टैक्स आपको लाइबिलिटी साइड देखो, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है लाइबिलिटी में, और अदर करंट असेट एडवांस टैक्स भी गिवन है। ठीक है, एक तो प्रोविजन बनता है साल का कि इतना टैक्स बनता है, लेकिन कुछ एडवांस टैक्स आप टैक्स के लॉज में पढ़ोगे ये सब, कि कुछ हर क्वार्टर में कुछ कुछ टैक्स की पेमेंट होती है 15% वगैरह। ठीक है, ये सब आप रूल्स पढ़ोगे कि एक एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी इस साल की कितनी है, उसका कुछ परसेंट हम बीच बीच में जाके सरकार को पेमेंट करनी पड़ती है हमारे को, तो वो एडवांस टैक्स कहलाता है। वो पेमेंट होती रहती है पैरेलली। इधर हमारा साल के एंड में एक प्रोविजन फॉर टैक्स निकल कर आएगा। एक्चुअल जब हम पूरी अपनी अकाउंटिंग देख लेंगे, साल भर की बुक्स क्लोज करेंगे, उससे फिर कंपेयर होगा एडवांस टैक्स से, जितना कम होगा वो हम पे और करके आएंगे। ठीक है, बट फिर भी प्रोविजन फॉर टैक्स एक लाइबिलिटी है अकाउंट्स की बात करें तो, एडवांस टैक्स असेट है, और टैक्स हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो वैसे ही लेजर बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा, जैसे बाकी एक्सपेंस का बनाया था। आप इसको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बोल सकते हो। तो क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। नोट्स टू अकाउंट्स में प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, साल के शुरू में 180, साल के एंड में 200। ठीक है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स 180 200। एडवांस टैक्स भी गिवन है। जब भी हम पेमेंट करेंगे टैक्स की, तो प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स को आपस में नलीफाई करेंगे ना, मतलब उसका इंपैक्ट नेट ऑफ करके ही पेमेंट करेंगे हम, जो हमने ऑलरेडी टैक्स दे दिया होगा। तो एडवांस टैक्स को भी इसी में ले लेते हैं। एडवांस टैक्स असेट होता है क्योंकि पेमेंट पहले से कर दी। तो टू बैलेंस बीटी, साल के शुरू में कितनी पेमेंट थी 180, साल के एंड में 195। इस बार पी एंड एल चेक करो, प्रोविजन कितने का बनाया। इस साल हमने पी एंड एल में कितना लिखा है टैक्स, 200 रुपए का। ये हमने पी एंड एल में प्रोवाइड फॉर किया है। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितना 200। तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगी कि आपने टैक्स की एक्चुअल में पेमेंट करी कितनी है। ठीक है, तो ये वैसे भी 180 है 200, तो ये आ रहा है 195। 195 आ गई कि जो हमने पेमेंट करी है टैक्स की। तो पेमेंट ऑफ टैक्स 195, ये माइनस कर देंगे क्योंकि पैसा आउटफ्लो हो रहा है। ये सब में आउटफ्लो था इसलिए माइनस कर दिया, ऊपर ये था। ये समझ में आया आपको प्रोविजन फॉर टैक्स। देखिए वैसे तो अब ये हमने इतने का प्रोविजन बनाया था और एक्चुअल टैक्स पे भी हो गया था। अगर आप इसको एनालाइज करो तो ये सब चीजें हम घुस सकते हैं इसमें, बट फिर भी मैं कहूंगा कि ये आप ऑलरेडी टैक्स में पढ़ोगे ही कि एडवांस टैक्स कैसे होता है, फिर
कैसे टैक्स की पेमेंट वगैरह होती है, इसलिए मैंने उसको डिटेल में नहीं समझाया आपको, सिर्फ ये कहा कि आप इसका लेजर कैसे बनाओगे। तो जैसे नॉर्मल एक्सपेंस का लेजर बनता है वैसे ही बना लो। पेमेंट ऑफ टैक्स दिखाया 195। अब माइनस करके देख लो कितना बैलेंस बच रहा है इसका। अमाउंट आ रहा है 445, ये बच रहा है 445, पॉजिटिव बच रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किस तरीके से डायरेक्ट मेथड को किया जाता है। प्लीज आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी और नई नई चीजें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।